अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने ना LSTM स्टार्ट किया था और उसमें हमने LSTM का जो लास्ट टाइम था द फॉरगेट जो गेट था उसकी वर्किंग हमने देखी थी। आज की क्लास में मैं थोड़ा साथ वो भी रिपीट करता हूँ और ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या कह रहे थे। और नेक्स्ट फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने इनपुट गेट के बारे में देखना है। अच्छा, आपको याद होगा कि LSTM में हमारे पास क्या होता था कि हम यहाँ से इनपुट जाती थी वेक्टर मिलता है एफ ऑफ टी। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एफ ऑफ टी, फिर एफ ऑफ टी यहाँ से जो हमारे पास प्रीवियस सेल स्टेट से वैल्यू आ रही थी सी ऑफ टी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल पड़ा था, पॉइंट वाइज ऑपरेशन होता है, तो इन दोनों का पॉइंट वाइज हम मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। देन आज जो हमने गेट बनना है वो आ गया हमारे पास है इनपुट गेट ना। तो अब इनपुट गेट का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो ये हमारे पास है, जो ये हिस्सा होता है LSTM में पूरा, ये जो हाइलाइटेड है इसको बेसिकली हम कहते हैं इनपुट गेट। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम ये चीज़ें कैलकुलेट की थी फॉरगेट गेट में, इस तरह हम आज इनपुट गेट में चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ये आपको अगर मैं मुकम्मल आर्किटेक्चर दिखाऊँ तो ये जो जिस हिस्से पे मैं होवर कर रहा हूँ, एरो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या होगा इनपुट गेट का। तो ये चीज़ें हमने आज कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब इनपुट गेट का ना काम क्या होता है? इसका मेन काम ये होता है कि इसने कोई भी अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हो रही है ना, तो वो उस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी में थी अबव जो जा रही है, इसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं और टेक्निकल वर्ड में इसको हम सेल स्टेट बोलते हैं। होप सो यहाँ तक काम ये था कि वो क्या करेगा कि उसको जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, उनकी बेस पे कैलकुलेट करके ये चीज़ डिसाइड करता है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट अगर न्यू है, तो उसको मैं इस सेल स्टेट में यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐड कर दूँ। तो अब वो ऐड करता कैसे है, उसकी ना बेसिकली 3 स्टेजेज़ होती हैं हमारे पास। 3 स्टेजेज़ में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैंडिडेट सेल स्टेट। अच्छा, अब ये कैंडिडेट सेल स्टेट क्या होती है ना, ये देखें हमारे पास ये आपको लिखा नज़र आएगा सीटी और इसके ऊपर ना ये बार सी पड़ी हुई है। बेसिकली ये जो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास होती है कैंडिडेट सेल स्टेट। इसी तरह इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आईटी वेक्टर है, ये आईटी वेक्टर हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड नंबर पे। और ये बेसिकली अगर आप देखें तो इन दोनों का यहाँ पे पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो ये मज़ीद फ़िल्टर आउट हो जाता है और ये मज़ीद डिसाइड करता है कि इसमें से कौन-सी इन्फॉर्मेशन ऐसी इंपॉर्टेंट है जिसको हम सेल स्टेट में जाके ऐड करें। और लास्ट पे हमने करंट सेल स्टेट ऐड करनी है और वो किसकी बेस पे ऐड करें, जो वैल्यू यहाँ से फॉरगेट गेट की आउटपुट आ रही थी, वो यहाँ पे आएगी और यहाँ से जो वैल्यू हम ये कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे आएगी और इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में पॉइंट वाइज़ एडिशन करेंगे और उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अच्छा, अब इसको ना हम थोड़ा इन डिटेल देखते हैं, उसके लिए मैं दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ और वहाँ पे हम ये कैलकुलेट करके चेक करते हैं। अच्छा, ये देखें, हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेसिकली ना LSTM में जो इनपुट गेट है, उसमें इस तरह से हमारे पास एक तो इनपुट आ रही थी एक्स ऑफ टी और दूसरी इनपुट आ रही थी हमारे पास क्या प्रीवियस जो हमारे पास हिडन स्टेट थी जिसको हम एच ऑफ टी माइनस वन कहते हैं। अब यहाँ पे जो इनपुट गेट था, इनपुट गेट में हमारे पास 2 काम हो रहे थे कि ये जो दोनों इनपुट्स थे, ये यहाँ पे इकट्ठे होके जब इधर जा रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो वो न्यूरो जो नेटवर्क था उसमें सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन था और देन उसके बाद जो उससे नेक्स्ट था उसमें हमारे पास यहाँ पे tan h का एक्टिवेशन फंक्शन था। यहाँ से जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो हमारे पास थी आई ऑफ टी और जो वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास थी कैंडिडेट सेल स्टेट, जिसको हम सी टी डैश कहते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों का हम कह लें कि मल्टीप्लिकेशन कराएँगे पॉइंट वाइज़ और इससे जो वैल्यू निकलेगी वो फिर फाइनली हम जाके सेल स्टेट में ऐड कर देते हैं। अब अगर हम सीटी की बात करें, तो सीटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप देखें तो सीटी में आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हमारे पास ये जो न्यूरल नेटवर्क है 10 H का,
इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने क्योंकि फॉरगेट जब गेट पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने 3 है। तो यहाँ पे भी 3 न्यूरॉन्स होंगे हमारे पास 1, 2 और ये 3 और सब में जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कौन-सा आएगा 10H का होगा। उसके बाद इन दोनों को जो इनपुट जा रही थी एक्सेप्ट ये आपको याद होगा हमने कहा था कि लास्ट एग्ज़ाम्पल हम लेके जा रहे हैं तो वो 4D की एग्ज़ाम्पल थी कि 4D इनपुट है यहाँ से आ रही है और यहाँ से 3D की इनपुट आ रही है। तो अब ये दोनों इनपुट्स हमारे पास इन न्यूरॉन्स के साथ अटैच हैं तो हम यहाँ पे ये 3 इनपुट्स लगा लें h(t-1) की और 4 इनपुट्स कह लें कि हमने लगा ली x(t) की। और आपको याद होगा कि हर जो इनपुट होती है वो बेसिकली हर न्यूरॉन से क्या होती है अटैच होती है। तो ये इस तरह हमारे पास एक पूरा आर्किटेक्चर बन जाता है। जिस तरह मैं यहाँ पे आपको 2 इनपुट्स को अटैच करके दिखा रहा हूँ कि हर इनपुट हर न्यूरॉन से क्या हो रही है अटैच हो रही है। तो इसी तरह सारी इनपुट्स जो होंगी सारी इससे क्या होंगी न्यूरॉन से अटैच होंगी। अब जब हमारे पास इन एक इनपुट कह लें कि अटैच होती है किसी भी न्यूरॉन से तो कोई ना कोई उसके साथ वेट असाइन हो जाता है। तो इसी तरह हमारे इस केस में जैसे फॉरगेट गेट में हमारे पास वेट असाइन होता है उसको हम कंबाइनली डब्ल्यूएफ बुला रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कैंडिडेट स्टेट है तो इस वजह से हम यहाँ पे जो कंबाइन ये सारे वेट्स इसके साथ असाइन होंगे इसको हम डब्ल्यू सी कह रहे हैं। अब ये हम वेट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं आपको याद होगा कि टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी थी? यहाँ पे 3 थी HFT-1 फिर XFT की कितनी थी 4 तो 4 टोटल 7 होगी 4 + 3 7 और यहाँ पे 3 न्यूरॉन हैं। तो यानी कि हमारे पास 3 × 7 टोटल हमारे पास जो यहाँ पे वेक्टर बनेगा ये 3 मैट्रिक्स बनेगी 3 × 7 यानी कि टोटल 21 वेट्स आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास जब हमारे पास कह लें कि एक न्यूरॉन होता है वहाँ पे उसकी हमारे पास 22 भी होती है। यानी कि इसकी 22 अगर B1 है, इसकी 22 की वैल्यू B2 है। इसी तरह इसकी जो वैल्यू है इसकी 22 की वैल्यू क्या B3 है। तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा ये टोटल जो हमारे पास कह लें कि वैल्यूज़ ये तीनों 22 की मिल के जो कैलकुलेट होगी इसको हम BC कह देते हैं। यानी कि 22 ऑफ कैंडिडेट स्टेट। तो अब हमने क्योंकि CT डैश कैलकुलेट करना था, तो इसमें अब CT डैश अगर आप देखें तो उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास सबसे पहले जो आया था वो हम हमारे पास वेट अप्लाई हो रहा है WC H(t-1) कामा x(t) उसके बाद प्लस BC उसके बाद देन अगर आप देखें तो इस पे पूरा एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है किसका 10H का। तो हमने 10H क्या किया एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर दिए। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है कैंडिडेट सेल स्टेट हमने मुकम्मल कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ तक कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये फाइनल फिर हमने क्या किया कैंडिडेट सेल स्टेट क्या कर लिए कैलकुलेट कर लिए। अब देखें हमारे पास जो हम गेट था इनपुट गेट जिसको आज हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अच्छा जो द इनपुट गेट था इसकी हमने जो एक रही थी सेल स्टेट CT वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। मैं वापस आपको दूसरी डायग्राम दिखाता हूँ वहाँ से आपको कहने के बेहतर आइडिया होगा। ये देखिए हमारे पास इनपुट गेट में हमने जो ये वैल्यूज़ थी CT ये हमने क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारे पास वो क्या है IT को हम कैलकुलेट करें। अब मैं IT को कैलकुलेट कर दूँ और उसके बाद हम उस पे पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे। तो IT कैलकुलेट करते हैं। मैं दूसरी स्क्रीन वापस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लेट मी रिमूव दिस वन फर्स्ट। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होगा, अब देखिए आईटी के लिए भी इनपुट तो सेम रहेगी, सिर्फ़ फ़र्क ये होगा कि अब हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क था, यहाँ पे जो न्यूरॉन था, उसमें सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फ़ंक्शन था। यानी कि इसमें भी न्यूरॉन्स तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास वही उसी तरह सिमिलरली 3 ही रहेंगे, लेकिन अब जो हमारे पास एक्टिवेशन फ़ंक्शन था, वो कौन-सा था? सिग्मॉइड का था।
सिग्माइड का सिंबल मुझसे उस तरह से अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, तो इसी को कंसीडर कीजिएगा। एक्सएफटी क्योंकि 4D था और एचएफटी माइनस 3D था, यानी कि जो इनपुट थी हमारे पास वो कह लें कि 3 एचएफटी माइनस 1 की आ गई और यहाँ से 4 इनपुट्स जो थी वो एक्सएफटी की आ गई, यानी कि ये एचएफटी माइनस 1 की है और ये एक्सएफटी की है। ठीक हो गया? अच्छा, अब जैसे आपको याद जिस हमने ड्रा किया कि हर जो इनपुट है वो हर न्यूरॉन के साथ क्या होती है अटैच रेट। जब हम कैलकुलेट कर रहे थे सीटी मल्टीप्लाई बाय 7 थे क्योंकि 3 न्यूरॉन्स थे और 7 इनपुट्स थी, तो वहाँ पे हम उसको डब्ल्यूसी कह रहे थे। तो यहाँ पे जो वेट की मैट्रिक्स है इसको हम डब्ल्यूआई कह देते हैं, उससे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 मल्टीप्लाई 7 की ही बनेगी और हमारे पास क्या है टोटल जो वेट्स होंगे वो क्या होंगे 21 वेट्स आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास हर एक न्यूरॉन की बाइस होती है B1 B2 और B3। तो इस दफ़ा जो हमारे पास क्या है टोटल ये 22 इनको अगर हम इकट्ठा करते हैं इसको हम BI इकट्ठे बोल लेते हैं। अब अगर आप देखो तो जिस तरह लास्ट टाइम अप्लाई हो रहा था हमारे पास क्या हो रहा था कि जो हमारे पास वेट थे WI वो किस पे लग रहे थे, इन दोनों इनपुट्स के ऊपर साथ अटैच थे ना, तो उसी तरह हमने क्या किया कंकैटिनेशन कर लिया एचएफटी माइनस 1 कॉमा एक्सएफटी की और उस पे हमने वेट उसके साथ साइन थे वो लगा दिए। देन हमारे पास ये 22 थी और 22 हमारे पास क्योंकि बी आई थी तो हमने ये बी आई लिख दिया। और अब इस जो सारा काम है किसके अंदर हो रहा है सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी क्या हमारे पास आई और टी। ये मैं इधर लिख दूँ यानी कि आई ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया? ये हमारे पास क्या आ गया? आईएफटी आ गया। अब आपको याद है कि मैंने क्या कहा था कि आईएफटी जो हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली ये क्या हो रहा होता है जो कैंडिडेट सेल स्टेट आई थी, उसको मज़ीद फ़िल्टर आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अब कैंडिडेट सेल स्टेट और आईएफटी इन दोनों के दरमियान हम क्या करेंगे कोई पॉइंट वाइज़ ऑपरेशन परफ़ॉर्म करेंगे और वो पॉइंट वाइज़ ऑपरेशन किस चीज़ का होगा? मल्टीप्लिकेशन का। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ दूसरी तरफ वीडियो में जाके तो वहाँ से आपको चीज़ शायद मज़ीद क्लियर हो। ये देखें हमारे पास यहाँ से सीटी बार कैलकुलेट हुआ, यहाँ से आईटी और इन दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो आइए अब हम इसकी ना पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसको चेक करते हैं। अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास आई ऑफ टी होगा और उसकी हमने पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन करनी है इसके साथ, जो हमने कैंडिडेट सेल स्टेट कैलकुलेटर सीटी बार। तो अब हमारे पास जो बेसिकली यहाँ से आउटपुट निकलेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगी फ़िल्टर्ड कैंडिडेट सेल स्टेट। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल कह लें एक चीज़ रह गई जो हमने सीटी कैलकुलेट करा था सेल स्टेट आउटपुट के लिए, जो इनपुट गेट का मेन काम है कि आप वैल्यूज़ में क्या है रह के ऐड होने के लिए, वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होगा? आपको याद होगा कि हमारे पास क्या हो रहा था कि लास्ट जो फॉरगेट गेट था उसकी जो आउटपुट आ रही थी और जो अभी हमने ये कैलकुलेट किया इन दोनों का आपस में पॉइंट वाइज़ एडिशन होना है। तो उसके लिए मैं दोबारा दूसरी स्क्रीन की तरफ रेफ़र करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। ये देखिए ना, ये जो हिस्सा था हमारे पास बेसिकली ये फॉरगेट गेट का था ना यहाँ से। तो यहाँ से भी हमारे पास एक आउटपुट आ रही थी यहाँ से निकल के, जो कि बेसिकली क्या थी हमारे पास एफएफटी और उसका पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन हो रहा था सीएफटी माइनस 1 के साथ। और फिर हम उसको ऐड करना है किसके साथ जो अभी हमने चीज़ें कैलकुलेट की हैं उसका आउटपुट और उसकी आउटपुट क्या थी आईटी और सीटी बार का पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया? तो अब इसको अगर मैं इक्वेशन में लिख के आपको दिखाऊँ, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। यानी कि जो हमने ये चीज़ कैलकुलेट की है ये और इसका हमने क्या करना है पॉइंट वाइज़ एडिशन उसकी लगानी है किस पे? वही जो हमारा एफएफटी वेक्टर था और उसका जो हमने कह लें कि मल्टीप्लिकेशन पॉइंट वाइज़ अप्लाई की हुई थी सी ऑफ टी प्रीवियस सेल स्टेट के साथ, इन दोनों। तो इन दोनों का कह लें कि हमारे पास क्या हो जाएगा पॉइंट वाइज़ ऑपरेशन हम इस पे लगा देंगे एडिशन। तो अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो वैल्यू फाइनल आंसर होगा ये बेसिकली हमारे पास आएगा सीटी और यही मकसद था हमारा कि इनपुट गेट में हम क्या करते हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी थी उसको हम मतलब है कि अपडेट करते हैं उसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट अगर हमने ऐड करनी है तो वो हम उसमें ऐड कर दें और कैलकुलेट कर लें ताकि वो नेक्स्ट जब टर्न आएगा नेक्स्ट टाइम स्टेप आएगी उसमें वो एज ए इनपुट के तौर पे काम आ सके। तो अब अगर आपको याद हो ये तो आरएलएन में यही एक मसला आता था हमें कि लॉन्ग टर्म जो मेमोरी था उसका इशू था कि वो चीज़ों को याद नहीं था रख सकता। तो वो इश्यू हमने यहाँ से क्या कर दिया एक
एड्रेस कर दिया एलएसटीएम में कि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बेस पे और प्रीवियस जो हिडन स्टेट होती है एचएफटी माइनस वन उसकी बेस पे और साथ में जो करंट इनपुट है करंट टाइम स्टैम्प पे जो आ रही है उसकी बेस पे हम कुछ ऑपरेशंस या कुछ गेट लगा के ऑपरेशंस परफॉर्म करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ ऐड करने की कोशिश करते हैं और अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको रिमूव भी करते हैं यानी कि कॉन्स्टेंटली हम उसको कंटेक्स्ट को लॉन्ग टर्म मेमोरी को अपडेट कर रहे होते हैं। तो अब इसकी अगर हम मिसाल देख लें कुछ नंबर्स लेके वेक्टर्स जिस तरह हमने लास्ट टाइम किए थे, तो मज़ीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, होगा क्या हमारे पास कि लेट्स से कि हम जिस तरह हमारे पास लास्ट टाइम आ रही थी सी ऑफ टी माइनस 1 की जो वैल्यू थी, वो थी हमारे पास 3, 4 और 5, ठीक है? तो अब आपने कहा कि हमारे पास जो पॉइंट वाइज़ ऑपरेशन हुआ उसमें जो एफ टी की जो वैल्यू आई थी ना, वो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या थी 1, 1 आई थी। यानी कि हमारे न्यूरल नेटवर्क ने डिसाइड किया था कि सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, 100% इन्फॉर्मेशन हमने आगे फॉरवर्ड करनी है फॉरगेट गेट ने। उसने कोई चीज़ रिमूव नहीं की। तो अब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो फाइनल आंसर तो वापस हमारे पास यही आएगा ना सीएफटी माइनस 1 क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5। अब इससे आगे जब हम मज़ीद मूव करते हैं इनपुट गेट जो आया था अभी जहाँ पे हमने कह लें कि वैल्यू फाइंड की थी इसकी आईटी मल्टीप्लाई बाय सीटी की। ये मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे आईटी जो वेक्टर था और उसका हमने पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन कराया हुआ था इसके साथ सीटी कैंडिडेट सेल्फ स्टेट के साथ। तो इन दोनों की हम कहते हैं जो हमने ऑपरेशन कराया है यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू एग्ज़ैक्ट 0 0 आ गई लेट्स से। तो अभी अगर 0-0 आ भी जाए तो क्योंकि फाइनली तो हमने जो इसका सीएफटी माइनस 1 था, इसके साथ तो ये जो सारी रकम थी इसका मतलब कह लें कि हमने एडिशन कराना था ना, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट था हमारे पास, इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, उस सारे को हमें क्या करना था, इसके साथ एडिशन कराना था। तो अब अगर हम एडिशन कराते हैं 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 + 0 5 यानी कि तब भी हमारे पास जो फाइनल आउटपुट सेल स्टेट में आगे जा रही थी वो कंप्लीट वही रह रही है यानी कि 100% इन्फॉर्मेशन हमने कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी है। तो यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी जो टाइम स्टैम्प पे होंगे वहाँ पे हम खुद डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन-सी चीज़ आगे जानी है, नेक्स्ट मूव करनी है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? इस गेट स्ट्रक्चर की वजह से कि हम कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और इस तरह एलएसटीएम जो है वो भूलेगा भी नहीं क्योंकि जितना भी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, हर दफ़ा ये ऑपरेशंस परफ़ॉर्म होंगे। तो जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस तरह से कह लें कि हमारे पास ये न्यूरॉन लगे होते हैं मल्टीपल या इस तरह से आर्किटेक्चर मतलब गेट्स कह लें सारे लगे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने कोई सी ऑफ टी माइनस 1 कैलकुलेट किया था, तो अब अगर उसकी वैल्यू यहाँ से 100% जानी है, तो वो पूरी में कह रहे हैं कि सी ऑफ टी माइनस 1 यानी कि सेम वैल्यू ही हमारे पास करंट सेल स्टेट वाली जो किसके इक्वल हो जाएगी सी ऑफ टी के इक्वल हो जाएगी। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम अपने कह लें कि जो फाइनल एलएसटीएम की आज थ्योरी खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल देखेंगे। तो जो फाइनल गेट है एलएसटीएम का वो है आउटपुट गेट और आउटपुट गेट में एक ही चीज़ हम क्रिएट करते हैं, एक चीज़ रह गई जो हमने फाइंड करनी है और वो है एचएफटी यानी कि करंट टाइम स्टैम्प पे करंट जो हिडन स्टेट की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप देखें तो जो एचएफटी है 2 चीज़ों से आ रहा है। एक जो हमारे पास सीएफटी जो हमने सेल्फ स्टेट कैलकुलेट की थी, उसी पे हमने देखें 10s लगाया पॉइंट वाइज़ और यहाँ से हमने एक ओटी वेक्टर कैलकुलेट किया है। उन दोनों को आपस में पॉइंट वाइज़ मल्टीप्लिकेशन कराई है और देन हमारे पास क्या आ गया एचएफटी फाइनल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ दाखिल होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से ही आ रही होती है। यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में अब जो बात उसके ज़हन में है, उसी की बेस पे हम और साथ जो करंट इनपुट यहाँ से जो करंट इनपुट आएगी, उसकी बेस पे दोनों के ऑपरेशंस करा के उसकी बेस पे हम एचएफटी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि इम्पोर्टेंट थिंग अगर कोई उधर मौजूद है लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी साथ उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रहेगा, जिस वजह से जब वापस ये नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे एज़ अ इनपुट काम करेगी, तो वापस से अगर वो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होगी, तो लॉन्ग टर्म में दोबारा से फीड हो जाएगी एलटीईएम में। तो अब हमारे पास बेसिकली 2 स्टेप्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमने जो करंट ये जो सेल्फ स्टडी होगी सीईटी, उस पे हमने 10 लगाना है पॉइंट वाइज़। इस तरह यहाँ से हमने ओटी कैलकुलेट करना है और फिर जो ओटी आएगा, ओटी का और ये 10 है जो परफ़ॉर्म होने के बाद इन दोनों पे हमने क्या करना है पॉइंट वाइज़ ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर देना। इसकी अगर मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे में इक्वेशन लिख के दूँ, तो कुछ ऐसे आपको नज़र आएगी। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट।
इसमें हमारे पास ये क्या था, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आउटपुट गेट है, और मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होगा, आउटपुट गेट में हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है एच ऑफ टी। ठीक हो गया, यानी करंट टाइम में जो हिडन स्टेट की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी। अब इसमें साथ ये है कि एच एफ टी कैलकुलेट करने से पहले मैंने आपको बताया जिस तरह हमारे पास क्या होगा, हमने बेसिकली जो सी एफ टी है इसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है, कौन सा, टेन एच का। इसका जो हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसकी ओ टी वैक्टर की, यानी कि ओ टी वैक्टर की मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ। इन दोनों का जो हमारे पास फाइनल आंसर था बेसिकली वो बराबर था हमारे पास किसके, एच एफ टी के। लेकिन अब इसमें ओ एफ टी कैसे कैलकुलेट होगा, तो ओ एफ टी जिस तरह आपको याद है कि हमारे पास वो एक न्यूरल नेटवर्क में वो सिग्माइड एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ था, उसके वहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ से आ रहा था ना ओ टी डायग्राम, अगर आप रिकॉल करें तो अब हमारे पास जिस तरह अभी सिंपली हमने पहले इनपुट गेट में डब्ल्यू क्या कहते हैं आई जो वेट्स देखे थे, इसी तरह हमने जब फॉरगेट गेट के उसने डब्ल्यू एफ वेट्स देखे थे, तो वहाँ पे हम पता है सी टी कैंडिडेट सेल स्टेज से कैलकुलेट की थी। सिमिलरली हमारे पास सेम उसी बेस पे ओ टी पी क्या हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है। या जिस तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास जिस तरह डब्ल्यू एफ जब हमारे पास वेट थे और उस फॉरगेट गेट में उस टाइम हमने जब चीज़ें कैलकुलेट की थी, एफ ऑफ टी जब हमने वेक्टर कैलकुलेट किया था, तो उसी बेस पे हमारे पास ओ ऑफ टी आएगा। तो होगा क्या, इसमें भी हमारे पास क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे और वही 7 इनपुट्स होंगे, वही 21 वेट्स होंगे, और जो सारे हमारे पास कह लें जो 21 वेट्स हैं, जिस तरह उधर हम डब्ल्यू एफ का नाम देते थे या डब्ल्यू आई का नाम देते थे, यहाँ पे हम इसको जो कह रहे हैं वेट्स हैं उसको हम नाम देते हैं डब्ल्यू नॉट का, क्योंकि डब्ल्यू आउटपुट गेट है, डब्ल्यू नॉट का नाम दे देते हैं। और डब्ल्यू नॉट में जो इनपुट आ रही थी वो उसी तरह सिमिलरली एच एफ टी -1 और एक्स एफ टी से आ रही थी, और देन उस पे हमारे पास वही उस तरह बाई सप्लाई होगी। तो बी ओ जिस तरह वहाँ पे बी आई होती थी या बी एफ होती थी या बी सी थी हमारे पास कैंडिडेट सेल स्टेट के केस में, जो भी आज हमने कैलकुलेट की थी, और देन इसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। अब क्योंकि हमारे केस में सिग्माइट है, तो ये इस तरह से ओ ऑफ टी की वैल्यू बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से। तो ये जो इक्वेशन आती है यहाँ से हमारे पास ओ टी आ जाता है, फिर ओ टी का हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन आते हैं टेन एच ऑफ सी टी से, तो फाइनल हमारे पास एच एफ टी आ जाता है। तो ये था गाइस हमारे पास कहने के सारा जितना भी एल एस टी एम के मुतालिक चीज़ें थी जो हमारे हमें एल एस टी एम को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो उसको समझने के लिए ज़रूरी थी, और हमें पता होगा बिहाइंड द सीन्स चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं, और ये आर एन एन का जो नेक्स्ट स्टेप है एल एस टी एम, ये क्यों बेहतर है और ये लॉन्ग टर्म में कैसे बेहतर चीज़ों को याद रख रहा होता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। ये देखें जो मैं आपको ये आपको बता रहा था कि ओ टी पे हमारे पास ये एक सिग्माइड का वो न्यूरल नेटवर्क जो लगा हुआ है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 हमारे पास इनपुट्स आर एच एफ टी माइनस वन एक्स एफ टी के नाम से यहाँ पे, ठीक हो गया। ओके, किसी का कोई सवाल नहीं तो यहीं पे क्लास एंड करते हैं।